तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका रेडियस रेशियो, जिसे आप त्रिज्या अनुपात भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं रेडियस रेशियो होता क्या है और इससे क्या हो सकता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसके बारे में जानकारी होने से तो उन सब चीज़ों को आज हम जानेंगे, वो भी डिटेल। तो उन सब चीज़ों को जानने से पहले कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें पहले ही जान लेना अति आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं। पहला ये कि ये जो रेडियस रेशियो होता है इससे आप क्या दिखाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, पहला चीज़ ये नोट कीजिए कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, रेडियस रेशियो को। और दूसरी चीज आर प्लस, यहाँ पर रेडियस रिप्रेजेंट करता है किसका, केटायन का। ये जो है किसका रेडियस होता है, केटायन रेडियस। ठीक है, तीसरा जो आर माइनस होता है ये किसका होता है, रेडियस किसी एनायन का। एनायन का ये क्या होगा, रेडियस होगा। ठीक है, तो ये चीजें जानते रहिए कि यहाँ पर ये जो है आर रेडियस रेशियो, आर प्लस केटायन का रेडियस और आर माइनस एनायन का रेडियस होता है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ और चीजें ऐसी हैं जिसे जान लेना बहुत जरूरी है। तो एक चीज आप ये जानते रहिए कि यहाँ पर ये जो आपका रेडियस रेशियो निकाला जाता है ये किसी आयनिक ठोस के लिए निकाला जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि Na प्लस कोई आयनिक ठोस हो गया, ठीक है, LiCl हो गया आयनिक ठोस, या फिर MgCl2 हो गया। तो ऐसे जो है कि ठोस के लिए क्या होता है, आप रेडियस रेशियो निकालते हैं। तो पहला इनके बारे में ये पॉइंट नोट करना है कि जो आर होता है ये किसके लिए निकाला जाता है, आयनिक ठोसों में ज्ञात किया जाता है, आयनिक ठोसों में ज्ञात किया जाता है। और दूसरी चीज ये जो होता है इसका मान किसके बराबर होता है, आर जो होता है बराबर होता है आर प्लस अपान आर माइनस। यानी कि केटायन का जो रेडियस होता है और जो एनायन का रेडियस होता है, अगर इन दोनों का अनुपात आप लेते हैं तो ये जो अनुपात होता है यही क्या कहलाता है, आपका रेडियस रेशियो कहलाता है। अब तीसरी चीज क्या होती है कि यहाँ पर रेडियस रेशियो आपका क्या करेगा, बढ़ जाएगा। रेडियस रेशियो बढ़ जाएगा कब, जब आर प्लस की वैल्यू बढ़ेगी। अतः कह सकते हैं कि अगर आप आर माइनस को फिक्स रखते हैं, यानी कोई निगेटिव आयन आप फिक्स रखते हैं, जैसे मान लीजिए Cl माइनस आयन क्या करते हैं, हर जगह आप फिक्स रखते हैं। तो अगर कहीं पर Cl माइनस आयन फिक्स रखते हैं तो अब इसके बाद जो है यहाँ पर जो आपका केटायन होगा उस केटायन को आप करेंगे क्या कि हर बार बदल सकते हैं और बदल कर ये देखेंगे कि रेडियस रेशियो कितना होता है। ठीक है, अब तीसरी के बाद चौथी चीज ये होती है कि यहाँ पर आर प्लस हमेशा छोटा होता है किससे, आर माइनस से। ऐसा क्यों होता है, जनरली आपका ऐसा ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो आर प्लस बनेंगे या फिर कोई भी केटायन जो बनेगा ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद बनता है। जैसे ये Na प्लस बना तो जब इलेक्ट्रॉन निकालता है तब ये क्या करता है, Na से Na प्लस बनता है। तो कोई भी आपका परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसमें क्या होता है कि वहां पर उसके जो होते हैं यहाँ पर साइज ये क्या होते हैं, ऑटोमेटिक घट जाते हैं। और दूसरी चीज यहाँ पर कोई भी निगेटिव आयन है अगर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो यहाँ पर ये क्या बना लेगा, Cl माइनस। और ये गेन करने से क्या होता है कि यहाँ पर जो साइज होता है ये आपका बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, ये क्लास 11 में आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार बता देते हैं कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है गेन करने पर साइज क्यों बढ़ता है। तो मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर वाले सेल को केवल हम दिखाते हैं। तो जो Cl होते हैं इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये आपके 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने के बाद देखिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसमें एक्स्ट्रा घुस गया। जैसे ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो हुआ क्या कि साइज आपका बढ़ जाएगा। बढ़ेगा क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जितने स्थान में 7 थे, ठीक है, उतने में जो है कि 8 कैसे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो स्टेबिलिटी तब बढ़ेगी जब यहाँ पर रिपल्सन कम होगा, मतलब जो आपके निगेटिव आयन होंगे इलेक्ट्रॉन अगर इनके बीच जो होते हैं प्रतिकर्षण कम होते हैं तो ही क्या होता है कि यहाँ पर स्थायित्व आपका बढ़ता है। तो इस तरह से ये देखिए कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उतने ही जगह में एडजस्ट नहीं कर पाते, तो अब क्या करते हैं कि अपने साइज पे थोड़ा सा क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये साइज को बढ़ा लेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से हट करके इस वाले रेडियस में होंगे। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, अपने साइज को बढ़ाते हैं। तो जनरली ये क्या करेंगे, अपने
साइज को बढ़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें स्टेबिलिटी गेन करना है, इन्हें अस्थायित्व तो अपना बढ़ाना है, इसलिए क्या करेंगे कि अपने साइज को यहाँ पर बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से कोई भी नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को जब गेन करता है तो साइज बढ़ा लेता है, और पॉजिटिव आयन इसके अपोजिट काम करता है। अब सोचिए कि अगर ऐसा ही सोडियम होगा तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉन निकल कर जाएगा तो क्या होगा। यहाँ पर सोडियम को भी देख लेते हैं, मान लेते हैं कि ये सोडियम आपका है, ठीक है। तो इसका जो बैलेंस सेल है इसका न्यूक्लियस यहाँ पर दिखा देते हैं, और बैलेंस सेल जो होता है इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके अंदर वाले सेल में जो है कि आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन से हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब ये सोचिए कि यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये जो आपका एक रेडियस बन रहा था, ठीक है, इनके बाहर, वो क्या होगा आपका एक इलेक्ट्रॉन खत्म होने के बाद समाप्त। तो अब इस तरह से साइज आपको तो यही मिलने वाला है। तो साइज अगर आपको यही मिलने वाला है तो इस तरह से क्या होगा, पॉजिटिव आयन का साइज जो होगा ये जनरली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देने के बाद हट जाएगा। तो एक चीज को ध्यान रखिए कि R प्लस की साइज जनरली क्या होती है, R माइनस से छोटी होती है, ठीक है। और आगे कुछ चीजों को भी देखते हैं। अब यहाँ पर जो है कि इस रेडियस रेशियो से पता क्या चलता है, तो रेडियस रेशियो से पहले तो ये जान जाइए क्या पता चलता है, यहाँ पर स्टेबिलिटी का पता चल जाता है। रेडियस रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा तो जो यहाँ पर स्टेबिलिटी होगी, अस्थायित्व होगा, ये आपका बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है कि ये आपका बढ़ जाता है। तो बढ़ने का कारण ये है, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए बहुत छोटा एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है, और इसके बाद दूसरा एक इससे बड़ा पॉजिटिव आयन है। तो अब ये देखिए कि कोई भी आपका आयनिक ठोस बनेगा तो उस आयनिक ठोस में ये जो आपके पॉजिटिव आयन होते हैं ये चारों ओर से निगेटिव आयन से क्या होते हैं, सराउंड होते हैं। अब ये देखिए कि अगर ये निगेटिव आयन से सराउंड होते हैं तो मतलब क्या है कि यहाँ पर निगेटिव आयन इसके चारों ओर होंगे। अब निगेटिव आयन इनके चारों तरफ होंगे तो कंडीशन क्या होना चाहिए कि ये निगेटिव आयन अगर इनके चारों तरफ है तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, क्योंकि टच करने से यहाँ पर स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों? क्योंकि ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और ये निगेटिव सभी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो अगर ये निगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा कि यहाँ पर अस्थायित्व इनका ऑटोमेटिक क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है रेडियस रेशियो कम मिलेगा आपको, क्योंकि पॉजिटिव आयन की साइज क्या है, बहुत ही छोटी है। और फार्मूले में जैसा कि आप देख सकते हैं पॉजिटिव आयन की साइज छोटी होने पर ये रेडियस रेशियो का मान क्या होगा, घटेगा, और यही रेडियस रेशियो बढ़ जाएगा कब, जब पॉजिटिव आयन बढ़ेगा। तो अब इस तरह से ये देखिए कि इनके बीच जो आपके चारों तरफ निगेटिव आयन होंगे, अगर ये एक दूसरे के काफी क्लोज होंगे तो ऐसे में स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर यही पॉजिटिव आयन का साइज बढ़ा दिया जाए तो इसके चारों ओर सराउंडिंग में स्पेस भी बढ़ जाएगा, जगह भी बढ़ जाएगा। अब ये सोचिए कि अगर इनके चारों तरफ जगह बढ़ जाता है तो क्या होता है, अगर 3 ही एटम को इस तरह से सराउंड करना हो इनके चारों तरफ तो इन्हें ज्यादा स्थान मिलेगा। तो अब ये देख सकते हैं कि इसके कंपेयर में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रतिकर्षण बहुत ही कम होगा। तो ये ध्यान रखिए कि स्टेबिलिटी जो है कि अधिक होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन का जो साइज होना चाहिए ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए दे दे जो है कि 3-4 आयनिक ठोस, मान लेते हैं LiCl दे दिया गया, NaCl दे दिया गया, उसके साथ KCl दे दिया गया, और पूछ दिया गया कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आपको ये पता है कि ये Cl तो फिक्स है, बट ये Li, उसके बाद फिर क्या है Na+, ठीक है, उसके बाद क्या है K+, ये एक ही ग्रुप के होते हैं सभी आयन, और ऊपर से नीचे आने पर इनकी साइज क्या होती है, बढ़ती जाती है, और साइज बढ़ेगी तो रेडियस रेशियो बढ़ेगा। तो रेडियस रेशियो बढ़ा तो यहाँ पर स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि स्टेबिलिटी कब बढ़ती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होने वाला है, KCl। तो ये KCl सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। तो इस तरह से सबसे कम स्टेबल आपका LiCl होगा। तो आप बता सकते हैं अगर आपको कोई भी इस तरह से आयनिक ठोस दिया जाए और पूछ दिया जाए कि यहाँ पर कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा पॉजिटिव आयन की साइज बढ़ेगी और जो निगेटिव आयन है ये फिक्स होंगे। तो हमेशा क्या होगा कि पॉजिटिव आयन की साइज बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पॉजिटिव आयन की साइज बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अब दूसरी चीज देखते हैं कि यहाँ पर एक तो आप जान गए कि स्टेबिलिटी जो है कि रेडियस रेशियो से पता किया जा सकता है। रेडियस रेशियो जितना होगा स्टेबिलिटी उतना अधिक होगा। अब दूसरी चीज क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखते हैं दूसरी चीज क्या है। तो यहाँ पर दूसरी चीज जो होती है अगर उसके बारे में देखा जाए तो दूसरा ये होता है कि रेडियस रेशियो बढ़ने से और क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका
बढ़ जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर इसके पहले वाले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मतलब कोई भी एक गोला, ठीक है, अपने आसपास के जितने गोलों को भी टच करेगा 3D स्ट्रक्चर में, वही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर मान लीजिए 3 को टच करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, अगर 4 को टच करता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पर अगर देखा जाए तो ये जो है कि आपके क्या क्या हो सकते हैं। अगर 3 को टच किए तो आपका ट्रायंगुलर, अगर 4 को टच किए तो टेट्राहेड्रल, अगर 6 को टच किए तो आपका ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद अगर 8 को टच करते हैं तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक, ठीक है। इस तरह से ये होते हैं। तो ये देखिए कि रेडियस रेशियो बढ़ने के साथ जो है कि क्या होगा आपका, यहाँ पर रेडियस रेशियो बढ़ने के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाएगा। यहाँ पर दिखा देते हैं किसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, ठीक है। तो अगर देखते हैं कि रेडियस रेशियो जो है, ठीक है, ये आपका क्यूबिक के लिए सबसे अधिक होता है, जिसे आगे दिखाएंगे। क्यूबिक के लिए रेडियस रेशियो सबसे अधिक होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है क्या होगा, रेडियस रेशियो अधिक होने पर यहाँ पर इसका 8 होता है, ठीक है। सबसे अधिक रेडियस रेशियो क्यूबिक का होता है। दूसरा आपका होता है क्या, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल मतलब अष्टफलकी। तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है ऑक्टाहेड्रल के लिए। इनकी एक लिमिट दी जाती है कि यहाँ पर इससे इसके बीच, मतलब कि वैल्यू के बीच अगर आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, तो रेडियस रेशियो क्या होगा, ठीक है। रेडियस रेशियो का जो मान होगा वही डिसाइड करता है क्यूबिक होगा कि ऑक्टाहेड्रल होगा। तीसरा आपका होता है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल मतलब अष्टफलकी। तो यहाँ पर देखिए कि ये टेट्राहेड्रल कब हो जाता है, जब यहाँ पर 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, तो यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल। और ट्राइएंगुलर कब हो जाएगा, ये जो है कि ट्राइएंगुलर तब होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा आपका 3 आएगा। तो ये आपका हुआ स्ट्रक्चर, और उनमें क्या क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो, ये चीज जो है कि ध्यान रखिए। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिलता है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। स्ट्रक्चर क्यूबिक होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ऑक्टाहेड्रल हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, टेट्राहेड्रल हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और ट्राइएंगुलर हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3। तो अब यहाँ पर जो है कि आपको ये पता चल गया होगा कि ये रेडियस रेशियो क्या होता है, मतलब केटायन और एनायन की जो साइज या रेडियस का जो होता है रेशियो, वही आपका रेडियस रेशियो कहलाता है। अब ये कब बढ़ता है कब घटता है, इसके बारे में भी आप समझ चुके हैं, ठीक है। और इनके बढ़ने घटने से क्या होता है ये भी जान गए। पहला तो ये होता है कि रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा रेडियस रेशियो बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाएगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर को यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसे कैसे ज्ञात किया जाता है, केवल एक के लिए हम निकाल कर दिखाएंगे, ट्राइएंगुलर के लिए, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जो है कि एक बता देते हैं कि मतलब कैसे ये निकाला जाता है। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये इस तरह से मतलब फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको जो है अपने सिलेबस में इस चीज को नहीं पढ़ना है कि ये कैसे निकाला जाता है आपको, लेकिन ये जानना है कि किस कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है। ये चीज जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है कि एक चीज और समझ लेते हैं कि ये रेडियस रेशियो बढ़ने के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बढ़ता है। तो उस चीज को भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए कि एक पॉजिटिव आयन है, ठीक है, ये छोटा है, और दूसरा इससे बड़ा पॉजिटिव आयन लिया गया। तो अब इनके दोनों चारों तरफ जो आयन आएंगे निगेटिव आयन, ये क्या है, सेम है। मान लीजिए कोई एक निगेटिव आयन है, तो इसके सराउंडिंग में स्पेस कम होगा, तो यहाँ पर जो निगेटिव आयन होंगे इसके सराउंडिंग में कम आएंगे, ठीक है। मान लेते हैं 3 आते हैं। लेकिन दूसरे वाले की बात की जाए तो दूसरे वाले को यहाँ पर दिखा लेते हैं, ये दूसरा वाला है। तो अब ये सोचिए कि यहाँ पर इसके चारों ओर स्पेस क्या है, अधिक है। अगर चारों तरफ स्पेस अधिक है तो ये निगेटिव आयन भी तो अधिक होंगे, मतलब जितना अधिक नेगेटिव आयन इसके चारों तरफ होगा उतना ही अधिक क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 को डायरेक्ट टच करते हैं, और ये कितने को टच करते हैं, 4 को। और थोड़ा साइज बढ़ेगा तो ये 6 को भी टच करेंगे और 8 को भी टच करेंगे। तो इस तरह से रेडियस रेशियो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि नेगेटिव आयन सब में फिक्स है, इन दोनों में नेगेटिव आयन फिक्स है, पॉजिटिव आयन बदल रहा है। तो पॉजिटिव आयन बदलने के साथ क्या होगा कि रेडियस रेशियो यहाँ पर आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी ऐसे ही बढ़ता जाएगा। किसी और स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मान लीजिए, तो उसमें मान लेते हैं कि यहाँ पर और बड़ा आपका क्या है, केटायन है। तो इसमें जो निगेटिव आयन होंगे इनके नंबर और भी ज़्यादा होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने आपके निगेटिव आयन एडजस्ट हो सकते हैं, कुल नियर अबाउट 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। इस तरह से जो है कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या होता है, बढ़ता जाता है जब आपका रेडियस रेशियो बढ़ता है, ठीक है। तो
तो इसे जो है कि जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिएगा बाद में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं जानने के लिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे बात करेंगे कैसे ये कोऑर्डिनेट रेडियस रेशियो निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि मतलब ये ट्राइगोनल के लिए रेडियस रेशियो कैसे निकाला जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर कोई ट्राइगोनल होता क्या है, ट्राइएंगुलर, उसे पहले बना लेते हैं। तो ट्राइएंगुलर जो है मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, इस तरह से तीन आपके जो है कि निगेटिव आयन एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और यहाँ पर बीच में क्या होगा, एक छोटा सा पॉजिटिव आयन लिया गया है। ठीक है, ये पॉजिटिव आयन लिया गया, ये सभी क्या है आपके निगेटिव आयन। तो अब ये देखिए कि ये निगेटिव आयन है तो इनका सेंटर भी होगा, यहाँ पर हम दिखा देते हैं कि इनका क्या होगा, ये सेंटर होगा। तो अब ये इनका सेंटर बनने वाला है। तो अब ये सोचिए कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होने वाला है। अब आपको ये पता है कि जो रेडियस होता है ये कैसे निकाला जाता है। अगर दो आपके परमाणु एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं तो उन दोनों के नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा होता है, ठीक है, उनका माध्य जो होता है उसे आप क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, उस परमाणु के लिए। वैसे ही आयन के लिए भी देखा जाए, अगर ये निगेटिव आयन है तो अब ये सोचिए कि इस पॉइंट पर जो आपको मिलने वाला है ये क्या मिलने वाला है, आर मिलने वाला है। अब इसके बाद आप करते क्या है कि ये पॉजिटिव आयन का जो सेंटर है उससे आप क्या करते हैं, इसको आप मिला देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ से मिला दिया, तो मिलाने के बाद अब एक चीज इसी देखिए कि ये भी क्या है, इससे आप मिला सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये निगेटिव आयन सेम सेम है, मतलब ये भी आर, ये भी आर, ठीक है, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, ये सभी क्या होंगे, आर होंगे। मतलब कि यहाँ पर इसको अलग से दिखाया जाए तो इस तरह से एक ट्रायंगल बनाएगा और ये ट्रायंगल होगा, ये कैसा होगा, एक आपका जो है कि समबाहु ट्रायंगल। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज होगा, इसमें जो है कि सब एंगल कितना होगा, 60, ये भी 60 और ये भी क्या होगा, 60। ठीक है, सभी क्या होंगे एंगल यहाँ पर 60-60 होने वाले हैं। तो वैसे यहाँ पर 60-60। अब ये देखिए कि इनके सेंटर में क्या है, पॉजिटिव आयन है, तो इनके सेंटर में पॉजिटिव आयन है, तो अगर उसके सेंटर को मिला दिया जाए किसी एक निगेटिव आयन के सेंटर, तो मिला देने से क्या होगा कि यहाँ पर ये जो एंगल है ये 60 है, ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसका आधा हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा कितना, 30 बचेगा। तो ये आपका 30 बचा। तो इस तरह से आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये 30 बचा हुआ है, यहाँ बीच में कोई आपका इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मान लेते पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर ये जो एंगल अब बनने वाला है ये कितना बनने वाला है, यहाँ पर 30, यहाँ पर ये जो है 30 बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 30 बन गया। अब ये सोचिए कि इसके सेंटर से आपने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर यहाँ पर खींच दिया। तो परपेंडिकुलर जैसे ही खींचा तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 90। इसे अगर नाम देना है तो ABC दे सकते हैं, इसे अलग से इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है A है और ये क्या है आपका B है और ये क्या है C। ये पॉजिटिव आयन वाला है सेंटर और ये किसका है, निगेटिव आयन वाला सेंटर है, ध्यान रखिए। तो ये 30 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी होगी, कुछ भी हो, चलिए उसे जाने दीजिए, हमें ये पता होना चाहिए ये वाली वैल्यू कितनी है। तो ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक तो आर ही होगा। अब बचा ये स्मॉल आर। तो अगर मान लेते हैं रेडियस कैपिटल आर है इस निगेटिव आयन का और पॉजिटिव आयन का स्मॉल आर है, तो ये देखिए कि ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होगा। ये यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल। और दूसरी चीज यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है, तो ये देखिए डिस्टेंस आर हो गया। ठीक है, ये आर प्लस आर और ये आर। अब ये देखिए कि अगर यहाँ पर आपको ये पता चल जाए कि ये दो साइड जो है आर और आर प्लस आर है और एक एंगल पता हो, तो आप जो है कि बता सकते हैं यहाँ पर कि जो इनमें रेशियो निकलने वाला है वो कितना होता है। तो आप सब जानते हैं यहाँ पर मैथ में जो है कि हाई स्कूल में ये आपने पढ़ा है कि यहाँ पर ये जो आपका होता है बेस और ये जो हाइपोटेनस होता है, मतलब आधार और कट, इसके बीच संबंध कौन बताता है, तो ये कौन संबंध बताता है, कॉस। तो cos 30 होता किसके बराबर है, cos 30 यहाँ पर किसके बराबर होगा, आधार बटे कट। ठीक है, इसके बराबर। तो मतलब ये कैपिटल आर अपान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर cos 30 के इक्वल। cos 30 की वैल्यू कैपिटल आर अपान
कैपिटल आर प्लस स्मॉल। अब ये देखिए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है कितनी, √3/2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका r/r प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर। अब जो है इसके बाद चीजें देखी जाए आगे, तो यहाँ पर इनमें रेशियो आप कैसे निकाल सकते हैं, रेशियो कैसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर इसे क्या कीजिए कि यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए और इस 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा r प्लस r √3 इक्वल टू 2r। अब इस r को यहाँ डिवाइड कर दीजिए, √3 को यहाँ पर 2 के साथ डिवाइड कीजिए, तो ये r प्लस r अपान कैपिटल R इक्वल टू 2/√3। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये जो है 1 प्लस r अपान कैपिटल R इक्वल टू 2/√3 बनने वाला है। ठीक है, और ये अगर आपका उस साइड जाएगा तो आएगा कितना आपका, ये आ जाएगा r अपान कैपिटल R इक्वल टू 2/√3 माइनस 1। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस √3 अपान √3। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए कि r अपान कैपिटल R की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0.155 ये आता है इसके लिए मान। तो अब यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अगर ट्रायंगुलर कोई आपका स्ट्रक्चर बनता है तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के लिए जो रेडियस रेशियो होता है 0.155 के साथ यहाँ पर ये मिलता है। ठीक है, तो और भी स्ट्रक्चर के लिए ऐसे ही रेडियस रेशियो फाइंड किया जा सकता है। ये जो है रेडियस रेशियो किसके लिए है, ट्रायंगुलर के लिए। तो जैसा कि बताया गया कि ये जो है कि आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन समझने के लिए एक को बता दिए कि ये कैसे निकाला जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर आगे कुछ चीज़ों के लिए रेडियस रेशियो बताया जाए। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट हो गया हो तो आगे देखते हैं कि और सबके लिए रेडियस रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पर हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें रेडियस रेशियो को दिखाया जाएगा किस प्रकार की स्ट्रक्चर में रेडियस रेशियो कितना होता है। अगर आप उसे याद रखते हैं तो याद रखने से क्या होगा कि अगर कोई भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिखा देते हैं कि रेडियस रेशियो क्या होता है। ठीक है, रेडियस रेशियो के साथ यहाँ पर जो होगा स्ट्रक्चर क्या होगा और उसके साथ यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ये भी आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलते हैं पहले क्यूबिक से। अगर स्ट्रक्चर आपका क्यूबिक होगा कब, जब आपका रेडियस रेशियो 1 से लेकर 0.732 तक वैरी करेगा। अगर इनके बीच में वैल्यू आती है तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा ये कैसा होगा, क्यूबिक होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा यहाँ पर कितना होगा, 8। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, जैसा एक एग्जांपल दिखा सकते हैं कि ये कहाँ पर मिलता है। ये आपको एक आप बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनाइए। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में आप पाते क्या है कि यहाँ पर जो एक आपका बीच वाला गोला होता है, ठीक है, ये बाकी 8 गोलों को क्या करता है, किनारे के 8 गोलों को टच करता है। तो ये जो बीच वाला गोला होता है इसमें बॉडी सेंटर्ड वाले में ये सभी को क्या करता है, यहाँ से टच करता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 को टच करता है। तो यहाँ पर जो है आपका कैसा स्ट्रक्चर मिल सकता है, मतलब रेडियस रेशियो यहाँ पर क्या मिल सकता है आपको, यहाँ पर 1 से 0.732 के बीच में मिलता है। ठीक है, अगला जो होता है 0.732 से अगर आपको 0.414 के बीच में रेडियस रेशियो मिलता है तो जो स्ट्रक्चर होता है ये ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल मतलब कि क्या होगा, ये अष्टफलकीय आपका स्ट्रक्चर होगा। तो अब ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर क्या होता है, 6 होता है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर यहाँ पर 0.414 से लेकर 0.225 के बीच में रेडियस रेशियो मिलता है तो जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर मिलता है वो कैसा होता है आपका, यहाँ पर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये 4 होता है। और लास्ट अगर 0.225 से 0.155 के बीच में मिलता है रेडियस रेशियो तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ट्रायंगुलर। ठीक है,
ट्रायंगुलर बन रहा है, और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है ये कितना होता है 3। तो इसे जो है कि आप नोट रखिए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना, और इसे जानते रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका देगा आसानी से आप बता सकते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर उसमें होगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट करके आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे जो है कि अब हम जो है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि कोई एक आपका आयनिक ठोस दिया गया है जिसमें केटायन की जो साइज है ये 30 ppm है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है कि इन सॉलिड R प्लस जो है आपका कितना दिया गया है 30 ppm, पिकोमीटर पीएम। ठीक है, और उसके साथ जो निगेटिव आयन है इसकी जो साइज दी गई है 70 पीएम, पिकोमीटर। तो अब ये देखिए कि ये पूछ रहा है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये क्या होगा, और उसके साथ स्ट्रक्चर जो बनेगा ये स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। ठीक है, ये दो चीजों को पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किसी सॉलिड में R प्लस मतलब कोई केटायन की साइज 30 pm है, पाइप जो है कि पिकोमीटर, और निगेटिव आयन की साइज 70 पिकोमीटर। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर पूछ रहा है। तो आपको ये पता है रेडियस रेशियो का फार्मूला R प्लस अपान R माइनस, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो है वैल्यू कितनी आएगी 30/7। तो अब ये देखिए कि R स्मॉल r की जो वैल्यू आएगी अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 0.431 नियर अबाउट इतना आएगा, 0.431। अब ये वैल्यू जो है 3 नहीं आएगा 7 आएगा। तो अगर ये मान लेते हैं R की वैल्यू 0.471 आता है, तो अब ये देखिए कि ये जो आपका होगा कैसा स्ट्रक्चर होगा। तो इसके पहले देखिए कि जो रेडियस रेशियो है ये किसमें ये बिलोंग करता है। तो ये देखिए कि पहला जो था 1 से 0.732 तक था, और दूसरा 0.732 से कितना था 0.414। अब ये देखिए कि ये जो वैल्यू है इसी में वैरी करने वाला है। तो इसके लिए आपको बताया गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था 6 था, और स्ट्रक्चर क्या था, स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसा था ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसके लिए होगा और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। तो अब इस तरह से आप पता कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता चल जाए तो क्या अगर जो है कि रेडियस रेशियो पता चल जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इन चीजों को आप आसानी से बता सकते हैं। तो अब जो है आगे आप ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उनको सॉल्व करेंगे। ये ज्यादातर आपके जो है कि जेईई में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब इन चीजों को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी।